हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे जो रहेगा हमारा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब कि इंटरनेट और डब्ल्यू से रिलेटेड। इसके संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, जैसे इंटरनेट क्या है, इसका इतिहास क्या है, या इंटरनेट के प्रकार, या इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। फिर उसके बाद में डब्ल्यू जो है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये संपूर्ण इसके विषय में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर HTML और HTTP है, फिर वेबसाइट्स और वेब ब्राउजर्स या वेब पेजेस क्या होते हैं। फिर लास्ट में हम लोग सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में अंतर देखेंगे, जिनसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हुए हैं MCQ बेस्ड, फिर उनको पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या है इंटरनेट। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं और चैनल को से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखेंगे क्या है इंटरनेट। तो इंटरनेट का जो पूरा नाम है ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डेली जो आमतौर की हमारी भाषा होती है उसमें हम इंटरनेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पूरा क्या नाम होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब नेटवर्कों का जाल, ये भी कह सकते हैं। नेटवर्क जो इंटरनेट होता है वो तमाम नेटवर्कों का जाल होता है, जिसका अर्थ है आपस में जुड़े हुए नेटवर्क। ये दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक विशाल जाल होता है, जो कि TCP मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके ये आपस में कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आईपी और TCP क्या होता है। और डेटा का आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। अब इंटरनेट में क्या करते हैं, यही करते हैं ना, देश भर में दुनिया भर के जितने भी नेटवर्क्स होते हैं ये किसी न किसी नेटवर्क से जुड़े रहते हैं और आपस में डेटा का आदान प्रदान मतलब कम्युनिकेशन होता रहता है। इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इनका नाम याद रखेंगे। विंटन सर्फ जो है, इन्हें इंटरनेट का जनक के रूप में जाना जाता है। और ये इंटरनेट पर जो हमने यहाँ पर पढ़ा था TCP और IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP एड्रेस, इसका भी प्रोटोकॉल के निर्माण के सह डिजाइनर के रूप में भी इनका नाम जाना जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है, इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ का नाम आप याद रखिएगा। इंटरनेट क्या हो गया, अब आपको पता चल गया, नेटवर्कों का समूह हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेट का इतिहास क्या है, थोड़ा सा इतिहास देख लेंगे। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा एक नेटवर्क बनाया गया था जिसका नाम था ARPANET। और ये जो चार चार कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। तो जो अमेरिका का डिफेंस विभाग है, रक्षा विभाग है, इसके द्वारा ARPANET नाम का पहला नेटवर्क बनाया गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि जो अमेरिका द्वारा जो नेटवर्क पहला बनाया गया था उसका क्या नाम था या कब बनाया गया था। ARPANET और 1969 में बनाया गया था। अच्छा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है ARPANET का, तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसका पूरा नाम हो जाता है। नेक्स्ट है 1989 में HTML, 1989 में HTML भी आया। ये क्या चीज़ है, तो ये सब जो बेसिकली जितनी भी नीचे हम लोग नीचे पढ़ने वाले, ये सब कहीं ना कहीं इंटरनेट से ही रिलेटेड है, तो उनको ही हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। जैसे HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके आविष्कारक या जनक के रूप में जाना जाता है टिम बर्नर्स-ली। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, टिम बर्नर्स-ली, याद रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम है और ये भी पूछा जाता है। ये क्या होती है, तो जैसे इसके नाम में लैंग्वेज लिखा लगा हुआ है, तो ये एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो होता है वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। वेब पेज क्या होता है, तो वेब पेज जैसे हम या तो फिर कह सकते हैं अपने स्मार्टफोन में या लैपटॉप में या PC में कोई चीज़ जब हम गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, तो फिर जो हमें इंटरफेस, जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, जब हमें उसका रिजल्ट मिलता है, तो वो जो पेज हमारे सामने खुल कर आता है, तो उसको हम वेब पेज कहते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वेब एप्लीकेशंस बनाने में भी किया जाता है। किसका, HTML पूछा जाए, वेब पेज को बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML है। नेक्स्ट है 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि टिम बर्नर्स-ली, जो HTML बनाया था जिन्होंने, उनके ही द्वारा, ये टिम बर्नर्स-ली द्वारा ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया था। ये क्या है, तो WW एक ऐसी प्रणाली है जो दस्तावेजों को हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा जोड़ती है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर मतलब बड़ा, टेक्स्ट मतलब जो लेख रहता है, तो मतलब जो बड़ी मात्रा में जो टेक्स्ट लिखा रहता है, उनको, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक लिंक के माध्यम से जोड़ा जाता है। जैसे हम कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो उसके काफ़ी सारी चीज़ें नीचे आती हैं खुल के, जो हम लोग ब्लू कलर में देखते हैं और नीचे अंडरलाइन रहता है,
जब उसको हम लिंक को क्लिक करता है तो उसके बाद हमें वेब पेज मिलता है। फिर हमें वो उसका कंटेंट नहीं पसंद आता है तो हम बैक मारते हैं, फिर नीचे वाली वेबसाइट पर जाते हैं। वो सारी जो लिंकें हैं ये किसके माध्यम से, जितने भी वेब पेज हैं ये किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, तो ये हाइपर लिंक के माध्यम से जुड़े रहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जो वेब पेजेस होते हैं किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं, डब्ल्यू एक ऐसी प्रणाली होती है जो दस्तावेजों को हाइपर टेक्स्ट लिंक के द्वारा ये सारी चीज़ों को जोड़े रखता है। हाइपर टेक्स्ट लिंक्स के माध्यम से उपयोगकर्ता एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं, जो भी बताया था आपको। भारत में यदि बात की जाए इंटरनेट कब आया, तो 15 अगस्त 1995 में VSNL जो कि विदेश संचार निगम लिमिटेड है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत में बात की जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेट कैसे काम करता है। अब इंटरनेट कैसे काम करता है ये कोई बताने की चीज़ नहीं, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानता है। लेकिन जो एक प्रॉपर वे में थ्योरी के फॉर्मेट में कह सकते हैं, बस उसको इतना पढ़ना है आपको, जो कि देखेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल पर ये वर्क करता है। एक होता है क्लाइंट, जैसे कि आप, मेन होता है सर्वर जहाँ से सबको, यूज़र को, सबको नेट प्रदान किया जाता है। तो देखिए इंटरनेट क्लाइंट सर्वर पर काम करता है जब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर कोई वेबसाइट खोलते हैं। जैसे ये मेन बताया आपको, यहाँ आप जो हो गए वो क्लाइंट हो गए, मेन यहाँ पर सर्वर हो गया। उसके माध्यम से, सर्वर के माध्यम से सभी क्लाइंटों को डेटा जा रहा है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट जिसमें से आपका डिवाइस आता है जहाँ बैठकर यूज कर रहे हैं, जो स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, ये एज अ क्लाइंट के रूप में जुड़ता है इंटरनेट के माध्यम से। जो रिक्वेस्ट भेजता है किसको, सर्वर को भेजता है। सर्वर क्या करता है, ये रिमोट कंप्यूटर जो वेबसाइट का डाटा स्टोर करता है और उसका रिस्पॉन्स आपको भेजता है। प्रोटोकॉल क्या हो जाता है, तो ये TCP IP। अगर जो इंटरनेट का देखिए, इंटरनेट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो प्रोटोकॉल का एक अलग ही टॉपिक है, जो कि इसके अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से। तो अभी हम जो इंटरनेट में सिर्फ ये TCP और IP आया है, आप इसको समझ लीजिए। ये TCP और IP डाटा ट्रांसमिशन के नियम, मतलब कि जो हम इंटरनेट बैठकर यूज कर रहे हैं ये किसी न किसी सुरक्षात्मक दृष्टि से यूज हो रहा है ना। जैसे कि हम यदि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं अपने सिस्टम से, यहाँ पर दूसरा मेंबर बैठा है और ये इसको मैसेज भेजना चाह रहा है, तो ये गया तो हमारा माध्यम तो इंटरनेट हुआ, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से भी सुरक्षात्मक दृष्टि से जाता है। जैसे अगर हमें ए नाम के व्यक्ति को मैसेज भेजना है तो वो ए नाम वाले व्यक्ति को ही मैसेज जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि वो किसी न किसी प्राइवेसी या कह सकते हैं किसी न किसी प्रोटोकॉल के माध्यम से जा रहा है। तो वही होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसके माध्यम से इंटरनेट वर्क करता है। और IP क्या होता है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अ, ये भी अभी हम नीचे पढ़ते हैं। डाटा ट्रांसमिशन के नियम पर ये सारा कार्य करता है। इंटरनेट कैसे कार्य करता है, क्लाइंट और सर्वर मॉडल पर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा इंटरनेट कैसे कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेट आर्किटेक्चर। ये 3 बेसिक पर होता है। इंटरनेट आर्किटेक्चर 3 लेयर पर कार्य करता है। एप्लीकेशन लेयर, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब थोड़ा इसके विषय में देखते हैं क्या है ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं। एप्लीकेशन लेयर, ये लेयर यूज़र एप्लीकेशन जैसे कि ईमेल, रिमोट एक्सेस या रिमोट फाइल ट्रांसफ़र के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, जिसको हम लोग ऐप बोलते हैं। ये एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करता है। तथा इसमें कई प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे SMTP, ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मेल भेजने में ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। FTP क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फाइल को ट्रांसफ़र करने में प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। जब हम इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो उसमें कम से कम 12 से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है TCP, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल डेटा को एंड टू एंड ट्रांसमिशन प्रदान करता है, अर्थात कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मतलब कि बिना बीच में तीसरे दखल अंदाजी के, अगर 2 मेंबर बात कर रहे हैं, डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें इन दोनों के बीच में एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। मतलब तीसरा मेंबर कोई मैसेज को बीच में आकर रीड नहीं कर सकता है। किसी भी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पैकेट के रूप में भेजा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर डेटा किसके माध्यम से, मतलब किस रूप में या किस फॉर्मेट में भेजा जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में डेटा को भेजा जाता है। और डेटा को पैकेट में बांटने का काम कौन करता है, ये TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसे वापस
से जोड़ने का काम भी टीसीपी करता है। पैकेट्स का मतलब छोटे छोटे भाग से होता है, जो भी आपको बताया। नेक्स्ट देखेंगे आईपी। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये पैकेट्स को, मतलब जो मैसेज होता है, पैकेट को प्राप्त करता मतलब कि रिसीवर या गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक एड्रेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लिया यहाँ पर दो मेंबर हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये एड्रेस कैसे? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आईपी एड्रेस, इसका पूरा नाम रहता है आईपी एड्रेस, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये एक एड्रेस प्रोवाइड कराता है इंटरनेट के माध्यम से। जैसे अब यहाँ से मैसेज इसके पास भेजा जाना है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसको ही भेजा जा रहा है? आपने यहाँ तो नाम सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये कैसे डिटेक्ट कर पाएगा कि ये इसी वाले एड्रेस पर जाना है? तो वो इंटरनेट का जो होता है आईपी एड्रेस पता कर लेता है, मतलब प्रोवाइड कराया जाता है। एक आईकैन संस्था है जिसके द्वारा ये इंटरनेट जो आईपी एड्रेस है ये प्रोवाइड कराया जाता है हर डिवाइस को। तो वही है, प्रोवाइड करके डेटा को प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। इस एड्रेस को आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। मतलब कह सकते हैं इंटरनेट का जो एड्रेस होता है प्रत्येक डिवाइस के लिए जो दिया जाता है, वो उसको डिटेक्ट करके वहां तक डेटा पहुंचता है। ये हो गया आपका आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के कनेक्शन की बात हो रही है। इंटरनेट कई प्रकार के होते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध सभी जानकारी को स्टोर करने के लिए सर्वर, डाटा सेंटर की आवश्यकता होती है। आपके सिस्टम से सर्वर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए अनेकों नेटवर्क डिवाइस, जिसमें से केबल्स रहते हैं, राउटर रहते हैं, स्विच, गेटवे, केबल्स, कनेक्टर आदि होते हैं, जिसके माध्यम से हमें जो नेट प्रोवाइड कराता है उससे हम अपने पास सिस्टम पर उसका इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्शन की बात हो रही है। और टेक्नोलॉजी के रूप में प्रोटोकॉल www, HTTP, HTTPS, FTP आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अपने डिवाइस या कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए यूज़र को इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो वो कौन से कनेक्शन है? डायल अप कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जिसका आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, क्योंकि इससे जो डेटा की स्पीड है ये काफ़ी अच्छी रहती है। DSL है, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वाईफाई है, सैटेलाइट के माध्यम से भी नेट रिसीव होता है, ISDN है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जिसे बोलते हैं, और लीज्ड लाइन है। इनके विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप थ्योरी किसी चीज़ की पढ़ लेते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो उसको करने में आसानी रहती है। जब हम पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें कुछ नीचे एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिर देखिएगा आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे क्योंकि आपने थ्योरी को पढ़ लिया है। डायल अप कनेक्शन क्या होता है? ये सबसे पहले यूज होता था क्योंकि ये एक धीमा कनेक्शन है, क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, तो ये डायल अप कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। कैसा कनेक्शन होता है ये? धीमा। जब कभी यूज़र को इंटरनेट से जुड़ना होता था तो कैसे जुड़ा जाता था? तो ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके द्वारा दिए गया एक नंबर रहता था, उसको डायल करना पड़ता था। जैसे अब भी क्या है, हमको नेट यूज़ करना होता है तो हम अपना डायरेक्ट नेट ऑन करते हैं, फ़ोन का या पीसी का जो नेट है इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले क्या होता था, एक जो ISP होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके द्वारा एक नंबर दिया जाता था, हम उस नंबर को डायल करते थे। उसके बाद जब वो रिसीव करता था, नहीं कभी रिसीव करता था, फिर उसके बाद जब रिसीव करता था उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन स्थापित करता था, मतलब वही रिसीव करता था, जिससे यूज़र जो रहता था इंटरनेट का उपयोग कर पाता था। ये टेक्नोलॉजी पहले इस्तेमाल होती थी, जिसे इस्तेमाल करने के लिए अधिक समय लगता था और इसकी स्पीड भी कम रहती थी। तो ये हो गया डायल अप कनेक्शन। अब इसका इस्तेमाल बहुत ना के बराबर ही किया जाता है, मतलब कुल मिलाकर नहीं ही किया जाता है। फिर आया ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का पूरा नाम नीचे और भी है, पहले ये आप चलता है, आप इसको दूसरे नंबर पर पढ़ लीजिए। ब्रॉडबैंड का पूरा नाम ब्रॉडबैंड होता है। ये एक प्रकार की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस है, इसलिए इसका आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हाई स्पीड सबको डेटा चाहिए, 5G नेटवर्क पर चलना है, तो इसलिए जिसमें कनेक्शन के लिए कोएक्सिबल केबल, फाइबर ऑप्टिकल्स केबल या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये आधुनिक डिवाइसेस के रूप में जानी जाती है। आज के समय में इसका भी एक अलग ही टॉपिक है, जितने भी इंटरनेट कनेक्शन है इसके एक अलग से टॉपिक है, उसको बाद में कभी पढ़ेंगे। आज के समय में इस नेटवर्क का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा दूरी तक फास्ट तरीके से डेटा, काफ़ी दूरी तक डेटा को फास्ट तरीके से भेजा जा सकता है। जो लाइंस बिछी रहती हैं, डेटा केबल्स, आपने देखा होगा ज़मीन के नीचे, उनके माध्यम से।
फिर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन सर्विस ही है इसमें भी, जिसमें डायल अप कनेक्शन जैसे ही फ़ोन लाइन का उपयोग किया जाता है, जो हम लोगों ने डायल अप कनेक्शन सबसे पहले पढ़ा था। DSL की इंटरनेट सर्विस में एक बार कनेक्शन होने के बाद डायल अप के जैसे बार बार कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। डायल अप कनेक्शन में जब भी आपको नेट यूज करना पड़ता था तब बात करना पड़ता था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, और DSL में ऐसा नहीं था, एक बार कनेक्शन स्थापित होने के बाद आप नेट यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट है वाईफाई। वाईफाई सबने को पता होगा, सभी इस्तेमाल करते हैं वाईफाई का। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है, फुल फॉर्म याद रखेंगे। वाईफाई में इंटरनेट के साथ जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी केबल की आवश्यकता, मतलब वायर की आवश्यकता नहीं होती है। वाईफाई की अधिकतम रेंज 100 मीटर होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, और 100 मीटर से जब रेंज ज़्यादा हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट भी इंटरनेट के कनेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह का इंटरनेट कनेक्शन सैटेलाइट के मदद से स्थापित किया जाता है। सैटेलाइट सिग्नल्स के मदद से कनेक्शन डेटा को यूजर तक पहुंचाते हैं, जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं और आसमान में रहते हैं, उसके माध्यम से हम डेटा ले सकते हैं। फिर है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटरनेट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है ये भी। इसमें डिजिटल टेलीफोन लाइन को कनेक्टिविटी के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए किसी बाहरी मॉडेम का उपयोग किया जाता है। आपने मॉडेम का नाम पहले आप लोग जब नेट यूज करते होंगे जाना होगा, देखा होगा, साइबर कैफे में मॉडेम लगे रहते थे। वो किस लिए लगे रहते थे? वो इंटरनेट सर्विस के लिए ही लगे रहते थे। इसके द्वारा ऑडियो वीडियो, अब क्या है, अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन के जब होता है तब उसमें एक सेटअप बॉक्स के तरीके डिवाइस लगा दी जाती है, उससे डेटा कनेक्ट करके नेट चलता है। पहले मॉडेम का यूज़ किया जाता था, आज से 10-12 साल पहले। इसके द्वारा ऑडियो वीडियो और डेटा डिजिटल टेलीफोन लाइन पर सेंड किया जा सकता है। ये 64 kbps की दर से डाटा किलो बाइट पर सेकेंड की दर से डेटा ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है, ISDN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे लीज्ड लाइन। ये क्या है? तो लीज लाइन को डिरेक्ट और प्राइवेट लाइन भी, डेडिकेटेड और प्राइवेट लाइन भी कहा जाता है। इस प्रकार के नेटवर्क में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो ISP होता है, अपने मेन ऑफिस के आपके घर या ऑफिस तक एक स्पेशल लाइन बिछाता है। जैसे अगर आपको नेट डेटा कनेक्शन चाहिए तो जो ISP होता है वो आपके घर तक ही लाइन प्रोवाइड कराएगा, उसके माध्यम से ही कनेक्ट होता है, जिसके बीच में किसी को कनेक्शन नहीं दिया जाता है लीज्ड लाइन में। जैसे आपने देखा होगा पहले टेलीफोन चलते थे, जिसमें ऐसे नंबर मिला के बात की जाती थी। टेलीफोन एक अलग से वायर के साथ यहाँ पर एक फ़ोन रहता था, उसके लिए भी डेटा केबल एक अलग से लाइन बिछाई जाती थी आपके घर तक, उसमें किसी का बीच में इनरोल नहीं रहता था। मेन जो उसका मेन सर्वर होता है वहाँ से तार आपके घर आती थी, तो उसके माध्यम से वो चलता था। उसी प्रकार ये भी, इस तरह के कनेक्शन अन्य के मुकाबले महंगे और सुरक्षित होते हैं। सरकारी और अधिकतर बड़ी कंपनी डाटा सुरक्षा के लिए इस तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं अब भी। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार, जो कि 7 प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे। अब देखेंगे IP एड्रेस। अभी आपने काफ़ी बार ऊपर पढ़ा होगा, IP एड्रेस काफ़ी बार आया, तो इसको थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। IP एड्रेस क्या होता है? IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये एक ऐसा यूनिक या संख्यात्मक पता होता है जो इंटरनेट या नेटवर्क पर किसी डिवाइस को विशिष्ट रूप से पहचान देता है। जैसे आप कोई स्मार्ट डिवाइस समय यूज कर रहे हैं, तो उसका भी और मेरा एक अलग से, अब मेरा फ़ोन है जो कि एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसका एक IP एड्रेस है, आपके फ़ोन का एक अलग IP एड्रेस है। मतलब कि जितने भी डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, सबके अपने अपने IP एड्रेस होते हैं। IP एड्रेस जो होता है, आपके मन में आ रहा होगा, ये कौन प्रोवाइड कराता है, क्या ये ऑटोमेटिक हो जाता है? ये एक ICANN नाम की संस्था है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, ICANN जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये इंटरनेट जो IP एड्रेस होते हैं ये प्रोवाइड कराता है। अभी पढ़ते हैं। ये हर डिवाइस को, चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई स्मार्टफोन हो या कोई अन्य नेटवर्क डिवाइस हो, उनको विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। IP एड्रेस एक पते के रूप में होता है, पते के फॉर्मेट में होता है, नंबर न्यूमेरिक, वो भी नीचे दिखते हैं। ICANN आपको बता दिया, इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा। ये डोमेन नाम, जो डोमेन नेम होता है, और IP एड्रेस को प्रोवाइड कराता है। इसकी स्थापना कब हुई थी ICANN की? तो आप ये याद रखिए 1998 में, ठीक है, 18 सितंबर रहा है, 1998 याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है ICANN का, तो ये
अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है? प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस का एक विशिष्ट पहचान यूनिक संख्यात्मक पता होता है। फिर देखेंगे IPv4 और IPv6, ये क्या चीज़ है? तो ये पहला वर्जन था, पहले तो आया था, फिर ये IPv4 आया, IP वर्जन 6 करके, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। इसमें क्या है? इसमें सीमित थी, लिमिटेड चीज़ें थी, इसमें अनलिमिटेड है। जब काफ़ी सारी डिवाइस बनने लगी तो हमें और IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ने लगी, तो फिर अपडेट होके IP6 में कन्वर्ट हुआ। क्या है इसकी पहचान? देखिए एग्जाम में खूब पूछी जाती है कि IPv4 क्या है, 6 क्या है। तो देखते हैं, इसमें जो लंबाई का एड्रेस होता है, इसमें 32 बिट्स लंबाई का एड्रेस होता है। पूछ लिया जाता है IPv4 कितने एड्रेस का होता है? ये 32 बिट्स का होता है। वहीं अगर IPv6 की बात की जाए तो ये 128 बिट्स लंबाई का एड्रेस होता है। क्या याद रखना है? ये 32 बिट्स और ये 128 बिट्स। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी, 1981 में आया था, और ये 1998 में शुरू हुआ था, जब हमारा ये ICANN आया था। ठीक है, ICANN आया था। उसके पहले भी एक IP एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए एक संस्था थी, W से नाम है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। ये एक न्यूमेरिक एड्रेस है जिसमें 4 फील्ड्स होते हैं और ये फील्ड्स डॉट के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इसका फॉर्मेट ऐसा होता है IP एड्रेस। देखिए 4 फील्ड्स होते हैं, 1 2 3 4, और ये किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो ये एक डॉट के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, इसकी पहचान होती है। और ये कैसे सेपरेट किया जाता है? देखिए इसमें 8 फील्ड्स होते हैं और ये फील्ड्स को सेमी कॉलन द्वारा, ये जो देखिए इसमें 8 फील्ड होंगे और ये सेमी कॉलन जो ऐसा होता है, इसके माध्यम से इसको सेपरेट किया जाता है। इसके पास सीमित संख्या में IP एड्रेस होते हैं और इसके पास बहुत बड़ी संख्या में IP एड्रेस होते हैं। ये इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन प्रदान नहीं करता, मतलब सुरक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये उतना सुरक्षा नहीं कवर करता है जितना कि IPv6 जो कि अपडेटेड वर्जन है। ये इंक्रिप्शन और ऑथेंटिफिकेशन को कायम बनाए रखता है, मतलब हम इसके साथ वर्क कर सकते हैं IPv6 के साथ, और वो भी प्योर सिक्योरिटी के साथ। इसमें आप ये याद रखिएगा, इसमें IPv4 की रेंज पूछी जाती है, तो 0 से 255 ऑल ओवर बात की जाए, इसमें 5 श्रेणियां भी होती है जिसको क्लास भी बोलते हैं। तो 0 से 255 तक इसमें डिजिट रहते हैं, डिजिट की बात हो रही। जैसे ये आप इसमें देखिए 166 लिखा हुआ है, 93 है, 28 है, 10 है। देखिए इसमें जितने भी नंबर्स रहते हैं इसकी पहचान होती है, 0 से 255 के बीच में रहते हैं, और इसमें अनलिमिटेड रहता है। और इसकी बस आपको पहचान ये रखना है, इसमें 8 फील्ड्स होते हैं और इसको सेमी कोलन के द्वारा अलग किया जाता है। इसकी एक बार क्लास देख लीजिए कैसे होती है, 5 क्लासें जो होती हैं इसकी। देखिए अगर नंबर एग्जाम में पूछा जाता है, अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, आप उसमें समझिएगा। इसमें जैसे ये डिजिट है, अगर 0 से आपको 127 के बीच कोई अंक दिख रहा है तो वो क्लास A में आ जाता है। एक इस तरह का नंबर दे दिया जाता है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये IPv4 की कौन सी क्लास है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, 0 से 127, फिर 128 से 151, 91 ये क्लास B में आ जाता है, कोई डिजिट जब इस 128 से 191 के बीच में आएगा। फिर क्लास C में 192 से 223 के बीच में डिजिट होते हैं, इसको आपको याद करना है, कैसे भी याद रखिए, 2 नीचे के याद रख लीजिए, 2 ऊपर के, इस तरह का याद कर लीजिए। फिर D में क्लास D जो होती है, इसमें 224 से 239 के बीच में सारे डिजिट रहते हैं, और क्लास E या श्रेणी E में 240 से 255, ऑल ओवर की बात की जाए तो 0 से 255 के बीच में ये सारे IP एड्रेस के जो डिजिट होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब देखेंगे कि IP एड्रेस और DNS के बीच में क्या डिफरेंस है। IP एड्रेस पढ़ा है आपने, फिर भी पढ़ते हैं। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। जैसे आपको बताया, ये पहचान है IPv4 की और ये पहचान है इसकी 6 की। यह डिवाइस का पता होता है जिसके माध्यम से डाटा भेजा और प्राप्त किया जाता है। अभी आपको बताया था इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं। फिर अगला देखते हैं, ये डोमेन नेम सिस्टम क्या है? DNS। ये इंटरनेट का फ़ोन बुक है, इसको कह सकते हैं इंटरनेट का फ़ोन बुक है। जो डोमेन नेम जैसे कि google.com, ये क्या हो गया? एक डोमेन नेम हो गया, वो IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। ये DNS है जो कि इस फॉर्मेट में रहता है, .in, .gov, .uk, .in या .com, इस तरह के। अभी हम नीचे देखते हैं काफ़ी सारे जो टाइप्स ऑफ डोमेन नेम है। तो जो डोमेन नेम होता है उनको IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, और IP एड्रेस किस तरीके का होता है आपने पढ़ लिया हुआ है।
इस फॉर्मेट में रहता है। उदाहरण के लिए जब आप www.google.com को टाइप करते हैं तो DNS सर्वर जो होता है इसे IP एड्रेस जैसे इस वाले पते में बदल देता है। तो ये काम होता है IP एड्रेस और DNS का जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको दिखती नहीं है, लेकिन जो ये प्रोसेस होता है वो उस पर वर्क करता है और आपको सिर्फ आपको जो चीज़ सर्च कर रहे होते हैं वो आपको मिल जाती है। डोमेन नेम आया है, DNS अभी आपने पढ़ा तो अब थोड़ा डोमेन नेम भी देख लेते हैं ये क्या होता है। डोमेन नेम एक नामकरण है जो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग की पहचान करता है। एक डोमेन नाम अक्षर, संख्या और विशेष वर्ण जैसे किसी भी वर्ण का संयोजन हो सकता है, जिसमें से विभिन्न देखते हैं। .com है, .net है, .org संगठन है, नेट नेटवर्क को इंडिकेट करता है, कॉम किसी कॉमर्शियल साइट को इंडिकेट करता है। देखिए डोमेन नेम दो प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है कंट्री लेवल डोमेन, एक होता है सब डोमेन। और सब डोमेन को खुद से बना बदल सब कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 ही पढ़े जाते हैं। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है? शीर्ष स्तरीय डोमेन। टॉप लेवल डोमेन या TLD वे होते हैं जिनके द्वारा पूरे विश्व स्तर पर सूचनाओं को शेयर किया जाता है। ये डोमेन किसी देश से संबंधित नहीं होते हैं। कुछ टॉप लेवल डोमेन के एक्सटेंशन दिए हुए हैं, जैसे ये किसी देश से नहीं संबंधित है, ये ऑल ओवर कह सकते हैं पूरे विश्व स्तर पर सूचनाओं को शेयर करने या संगठित करने का एक तरीका है। .com किसी कॉमर्शियल साइट को जैसे www.flipkart.com या www.instagram.com तो या amazon.com, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड की पूरी कॉमर्शियल साइट को इंडिकेट करता है। .net नेटवर्क को इंडिकेट करता है। .org ये कोई संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन साइट है। edu.edu तो ये क्या है? तो ये कोई पर्टिकुलर किसी देश की नहीं, ये वैश्विक स्तर पर एक एजुकेशन साइट को इंडिकेट करता है। जैसे आपने भी ये देखा google.com, तो वो कॉमर्शियल साइट है, सबके लिए संबंधित, एक देश के लिए नहीं। फिर है .gov, तो ये कोई गवर्नमेंटल साइट को इंडिकेट करता है। .info तो ये कोई इंफॉर्मेशन से संबंधित साइट है। ये टॉप लेवल डोमेन में हम पढ़ते हैं। अब देखेंगे कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन होते हैं। कंट्री कोड तो कुछ डोमेन नेम ऐसे भी होते हैं जो किसी एक देश के लिए बने होते हैं, इनको कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। इस प्रकार के डोमेन नेम के एक्सटेंशन में केवल 2 शब्दों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ CCTLD भी है, कंट्री कोड करके टॉप लेवल डोमेन जैसे पढ़ते हैं। .in किसकी साइट होती है? अगर किसी जैसे कोई भी साइट है जिसके आगे इन लिखा हुआ है तो वो इंडिया को इंडिकेट करती है। .gov.in तो ये संबंधित एक देश, पर्टिकुलर एक देश को इंडिकेट कर रहा है, इंडिया की साइट है। अगर किसी URL का कोई साइट्स है उसमें .au लिखा हुआ है, AU तो वो ऑस्ट्रेलिया की साइट है। इसी प्रकार से चाइना की अलग है, यूनाइटेड स्टेट की अलग है, UK की अलग है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये हो जाता है कंट्री कोड डोमेन। अभी आपने पढ़ा क्या? IP एड्रेस पढ़ा, फिर DNS पढ़ा, DNS आया तो फिर डोमेन नेम भी पढ़ लिया, डोमेन नेम के टाइप्स भी पढ़ लिए आपने। अब देखते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? जैसे अभी IP एड्रेस पढ़ा तो वो इंटरनेट का पता रहता है किसी डिवाइस का। मैक एड्रेस क्या होता है? किसी फिजिकल डिवाइस का पता होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसे कभी कभी हार्डवेयर पता भी कहा जाता है। यह एक विशिष्ट 12 वर्ण का मतलब 12 लेटरों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसका उपयोग नेटवर्क पर उपकरणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ये ऐसा एक मैक एड्रेस का एग्जाम्पल है। मैक एड्रेस को एक फिजिकल या भौतिक पता भी कहते हैं, जबकि IP एड्रेस होता है वो तार्किक पता होता है। IP एड्रेस नेटवर्क पर एक डिवाइस पर पता बताता है। IP एड्रेस जो होता है ये नेटवर्क पर एक डिवाइस का पता बताता है, जबकि मैक एड्रेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ जुड़ा रहता है, नेटवर्क NIC के साथ जुड़ा रहता है। NIC क्या होता है? जिसे नेटवर्क इंटरफेस नियंत्रक या NIC नेटवर्क एडॉप्टर या LAN लोकल एरिया नेटवर्क एडॉप्टर के रूप में जाना जाता है। ये उस हार्डवेयर का घटक होता है, हार्डवेयर का पता बताता है जो किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। जैसे आपने मान लिया ये PC है, ये आपका माउस है, यहाँ पर आपका CPU रखा है, यहाँ पर आपका कीबोर्ड रखा है, ये सब कनेक्ट होंगे ना, किससे कनेक्ट होंगे? तो ये इसी से कनेक्ट होते हैं मैक एड्रेस के माध्यम से। उसके एक एड्रेस होता है, आप कोई डिवाइस देखेंगे उसके नीचे लिखा रहता है, कोड लिखा रहता है, तो वो क्या? उस डिवाइस का मैक एड्रेस रहता है।
फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे डब्ल्यू क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसे W3 या वेब के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यू इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइटों का एक कलेक्शन होता है, मतलब कि एक संग्रह होता है। ये सभी वेबसाइट वेब सर्वर पर स्टोर रहती हैं। ऑल ओवर वैश्विक स्तर पर जितना भी डेटा है किस पर स्टोर रहता है, ये सब डब्ल्यू के माध्यम से वेब सर्वर पर ये सब चीज़ें सब स्टोर रहती हैं। जितना भी डाटा हम कहीं ना कहीं से सर्च करते हैं ऑनलाइन। दूसरे शब्द में कहें तो डब्ल्यू एक प्रकार की सर्विस है जिसका उपयोग इंटरनेट में मौजूद जानकारी और रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, जो सारी चीज़ें हमारी स्टोर रहती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक के रूप में टिम बर्नर्स-ली का नाम याद रखिएगा, ऊपर बताया था 1989 में ये आविष्कार किया था, इसलिए टिम बर्नर्स-ली को डब्ल्यू का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे डब्ल्यू के मुख्य रूप से 3 घटक भी होते हैं। क्या होते हैं? URL, HTTP, HTML। HTTP और HTML ऊपर बताया था आपको। तो ये सारी सब किससे चीज़ें इंक्लूड हैं? जब हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट से ही रिलेटेड है। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सब किसके घटक है? ये डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के घटक हैं। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्या है URL? URL एक प्रकार का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक एड्रेस होता है। क्या होता है? किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ये जो टाइप है ये एक URL है। जब हम कोई चीज़ गूगल पर सर्च करते हैं तब ऊपर एक जो हमारा ये एड्रेस बॉक्स रहता है इस पर एक साइट लिख के आ रही होती है, इस नाम से देखिएगा, HTTPS से स्टार्ट होती है। तो वो क्या होता है? वो संबंधित जो वेबसाइट होती है उसका पता होता है URL के फॉर्म में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको हम किस नाम से जानते हैं? URL के नाम से जानते हैं। और ये चीज़ जो आपको बताई थी कॉम, तो ये क्या था? तो ये डोमेन नेम था। डोमेन नेम ये .com लगा हुआ है, तो ये कोई कॉमर्शियल साइट है वैश्विक स्तर पर। नेक्स्ट है HTTP। HTTP क्या है? तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। HTTP के बिना वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। आपको बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जितने भी इंटरनेट पर जितनी भी चीज़ें वर्क करती हैं, ये सब किस प्रोटोकॉल के माध्यम से होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेट रहता है। अगला है HTML। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बताया था आपको, HTML का इस्तेमाल वेबसाइट्स और वेब पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है। मतलब उस पर जो लिखा है, हम जो सर्च करते हैं हमको उसका जो आउटपुट मिलता है वो भी किसी न किसी ने लिखा गया है, किसी के द्वारा। तो वही HTML भाषा का उपयोग किया जाता है। HTML टैग का उपयोग करके वेब पेजेस, टेक्स्ट, इमेज, लिंक और अन्य प्रकार की उसमें कंटेंट या सामग्री को ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे HTML और HTTP क्या है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। अब आपको पता चल गई है दोनों चीज़ें, HTML और HTTP। तो एक देख लेंगे बस सरसरी नज़र से। ये एक मार्कअप भाषा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आपने कथन निष्कर्ष के फॉर्म में देखे होंगे, क्योंकि ये सिमिलर है शब्दों में, जैसे HTML, HTTP, तो इनसे कथन निष्कर्ष के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑल ओवर आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये एक मार्कअप भाषा होती है जिसका उपयोग वेब पेज की संरचना और सामग्री को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। HTTP ये एक प्रोटोकॉल होता है जो वेब पर डेटा को स्थानांतरित करने के लिए, मतलब कि कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। HTML टैग का उपयोग करके वेब पेज पर टेक्स्ट, इमेज, लिंक और अन्य प्रकार की सामग्री को जोड़ा जा सकता है। वहीं HTTP में क्लाइंट और सर्वर के बीच में संचार के नियमों का ये सेट रहता है, कम्युनिकेशन होता है। अगला है, यह वेब पेज की संरचना को परिभाषित करता है, जो वेब ब्राउज को यह बताता है कि सामग्री को कैसे प्रदर्शित करना है। मतलब जो हमें जो वेब ब्राउज़र या वेब पेजेस पे जो हमें आउटपुट मिलता है। HTTP जब आप किसी वेब पेज को ब्राउज करते हैं तो आपका वेब ब्राउज़र HTTP का उपयोग करके वेब सर्वर से वेब पेज को अनुरोध देता है। जैसे आपको बताया था, यहाँ क्लाइंट है, यहाँ सर्वर है। जब हम यहाँ कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ये जाके सर्वर, जो क्लाइंट होता है वो सर्वर को इंडिकेट करता है, वहाँ से अनुरोध करता है कि
इनके द्वारा इस जो डिवाइस है आईपी एड्रेस भी वही रहता है, उसको पहचान करता है कि इस डिवाइस के द्वारा ये चीज़ मांगी गई है। फिर वहाँ पर जाकर वो सर्च करता है और विद इन सेकेंड हमको उसका रिजल्ट या आउटपुट देता है और हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें याद रखिएगा, HTML और HTTP क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अब ये भी दोनों सिमिलर शब्द हैं, वेब पेज और वेबसाइट में अंतर क्या होता है इसको भी पढ़ लेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा चीज़। वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे वेबसाइट देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो ये वेबसाइट हो गई, ये एक वेबसाइट होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए सपोज ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है, ये 4 वेबसाइट्स हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है पूरा, तो वो वेब पेज हो गया। अब हमें वो चीज़ नहीं पसंद आया, बैक किया, फिर हम अपने इंटरफेस पे गए, इस वाली वेबसाइट को क्लिक किया। इस वेबसाइट को जैसे ही क्लिक किया उसके नीचे हमें उसका पूरे डिटेल मिल गया, जो चीज़ मैंने यहाँ पे सर्च की थी, जैसे व्हाट अबाउट इन्वायरमेंट या व्हाट अबाउट महात्मा गांधी सर्च किया था इन लिंक के माध्यम से, तो जो हम आउटपुट पर पहुंचे वो वेब पेज पर पहुंचे। तो ये चीज़ है वेबसाइट और वेब पेज, ठीक है। देखते हैं, ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जबकि ये वेब पेजों का एक समूह होता है। जब खूब सारे वेब पेज मिल जाते हैं तब क्या वेबसाइट का निर्माण होता है, तो वही कह रहा है ये वेब पेजों का समूह है। इसको बनाने में कम समय लगता है, वेबसाइट को विकसित करने के लिए अधिक समय लगता है। वेबसाइट की तुलना में वेब पेज बनाना आसान है और वेबसाइट्स को बनाना मुश्किल है। इसको यूनिक यूआरएल के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। आपको यूआरएल बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट का ये पता रहता है। इसको यूनिक यूआरएल के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। वेबसाइट को उसके डोमेन नाम से एक्सेस किया जाता है। आपको डोमेन नेम भी ऊपर बताया था, जैसे ही डोमेन नेम रहता है फिर वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होके सर्वर को बताता है। फिर वेब पेज में है, इसमें केवल एक संस्था के लिए जानकारी हो सकती है और वेबसाइट में विभिन्न प्रकार की संस्था के लिए जानकारी रह सकती है। जैसे हमको एक इंटरफेस जब मिलेगा तो एक ही चीज़ की जानकारी होगी और वेबसाइट में सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। फिर नेक्स्ट है, एक वेब पेज को बनाना काफ़ी सरल होता है। इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन वहीं वेबसाइट बनाने का कार्य कठिन होता है, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे जावा है, HTML है, C++ है, पाइथन है, काफ़ी सारी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए वेबसाइट्स बनाने के लिए। फिर है इसके कुछ लोकप्रिय उदाहरण है, जैसे होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज और प्राइवेसी पेज। इसके लिए एक उदाहरण है, जैसे ये पूरी साइट से ये वेब पेज है, ई स्टडी, ई हिंदी स्टडी .com, Amazon.in, Flipkart.com, तो इस तरह की इसकी सारी वेबसाइट्स होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे www और इंटरनेट में अंतर। ये दोनों ही चीज़ें हम लोग ने ऊपर डिस्कस की हैं, लेकिन जब हम डिफरेंस के फॉर्म में थोड़ा देखते हैं इसको। www ये क्या है, तो ये वेबसाइटों का एक संग्रह होता है। www क्या होता है, वेबसाइटों का एक संग्रह होता है। इंटरनेट ये नेटवर्कों का एक नेटवर्क होता है। ये एक सर्विस सेवा है, जबकि इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा है। ये मुख्य रूप से हार्डवेयर पर आधारित रहता है और इंटरनेट मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर पर आधारित रहता है। www को 1989 में विकसित किया गया था, किसके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली द्वारा, बताया था आपको। इंटरनेट को इसे 1960 के दशक में विकसित किया गया था और कौन थे वो इसके इंटरनेट के जनक, विंटर सेर्फ के नाम से के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। www इंटरनेट का सबसेट है, जबकि इंटरनेट www का सुपरसेट है। www की शुरुआत NSF नेट के नाम से जाना जाता था इसको शुरुआत में, और इंटरनेट को बताया था इसका पहला जो वर्जन था ARPANET था, 1969 में आया था अमेरिकी रक्षा एजेंसी द्वारा। पहला नेटवर्क था ARPANET इंटरनेट का। ये HTTP का उपयोग करता है और ये IP एड्रेस का उपयोग करता है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम वेब ब्राउज़र और फिर नेक्स्ट सर्च इंजन क्या होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेब ब्राउज़र ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट पर वेबसाइटों और वेब पेजों को देखने के लिए और उन पर नेविगेट करने की अनुमति, मतलब उसको चलाने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र जैसे आपको पता होगा गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा आप यूज करते होंगे। ये क्या होता है, वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम, जब हम गूगल क्रोम खोलते हैं तो उसमें काफ़ी सारे सर्च इंजन दिए रहते हैं, जैसे यूट्यूब दिया रहता है, गूगल दिया रहता है और भी काफ़ी जीमेल दिया रहता है, सब चीज़ें उसमें दी जाती हैं। तो मेन क्या हो गया, ये वेब ब्राउज़र, ये क्रोम जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। वेबसाइटों और वेब पेज को देखने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही हम
सर्च इंजन तक जाते हैं और सर्च इंजन में जब हम कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ वेबसाइट आती है, जब हम वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो फिर वेब पेज आता है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारी तक पहुंचाने में मदद करता है। अब हम www तक कैसे जाएंगे, हम किसी ना किसी वेब ब्राउज़र पर कोई चीज़ सर्च करेंगे तब हम उस तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो वही चीज़ हो गया वेब ब्राउज़र, मतलब नेट तक पहुंचने का माध्यम। अब कुछ लोकप्रिय वेब ब्राउज़र के नाम है, इसको आपको पता होना चाहिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, या निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, या निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है ना, तब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सबसे जो लोकप्रिय ब्राउज़र के नाम दिए गए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको बनाया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में। गूगल क्रोम है, ये 2008 में बनाया गया था। किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा, गूगल कंपनी के द्वारा। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। फिर एप्पल द्वारा विकसित किया गया था सफारी, 2003 में किया गया था। फिर मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा मोजिला फायरफॉक्स यूज किया गया, बनाया गया था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो आप भी जान रहे होंगे, क्रोम सबसे ज़्यादा चलता है। फिर ये सफारी, जो एप्पल यूज़र्स हैं वो सफारी का यूज करते हैं। फिर ये नॉर्वे द्वारा बनाया गया था ओपेरा, ओपेरा मिनी का इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआत पहले किया जाता था, अब बहुत कम हो गया है। फिर नेटस्केप कम्युनिकेशन द्वारा ये नेटस्केप नेविगेटर बनाया गया था, 1994 का है ये। फिर NSCA द्वारा मोजिक बनवाया गया था, मोजिक, मोजिक इम्पोर्टेंट है, 1993 में बनाया गया था। NCSA क्या है, तो ये नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। इसके द्वारा मार्क एंडरसन द्वारा पहला ये लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र बनाया गया था, जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए बनाया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो सबसे पहले लोकप्रिय ये ग्राफिकल जो वेब ब्राउज़र बनाया गया था, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, इसका क्या नाम था, तो ये मोजिक ही था, ठीक है, क्या मोजिक था, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अब हम कुछ सर्च इंजन। सर्च इंजन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है। अब हम वेब ब्राउज़र से पहुंच तो गए अपने सर्च इंजन पर, अब हम सर्च इंजन पर कोई चीज़ सर्च करेंगे तब हम अपने जो हमें वेब पेज या वेबसाइट तक जाना है वहां तक पहुंचते हैं। तो इसका उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है। यह वेब पेजों का एक इंडेक्स बनाता है, जिसे फिर उपयोगकर्ता की खोज या उनकी जो क्वेरी होती है के आधार पर ये व्यवस्थित किया जाता है सर्च इंजन। अब हम कुछ सर्च इंजन के नाम देखेंगे। सर्च इंजन क्या हो, जो नाम होते हैं पूछा जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपको देखिए गूगल तो पता है, याहू भी पता होगा, जहां तक आपको बिंग भी पता होगा, लेकिन कुछ और भी अन्य नाम है तो पूछ लिए जाते हैं। अब जिसको डक डक गो नहीं पता है क्या है, तो वो कैसे सही कर पाएगा कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है ना। तो आपको याद रखने हैं गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो, बाइडू, यांडेक्स, ask.com, स्कोसिया और डॉगपाई, ये कुछ प्रमुख सर्च इंजन के नाम है, ठीक है। ये गूगल का ज़्यादा प्रचलित है तो इसके विषय में याद रखिएगा। ये एक प्रसिद्ध सर्च इंजन है जिसे सर्गी ब्रेन और लैरी पेज द्वारा बनाया गया था। शुरू में गूगल का क्या नाम था, बैकरब, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि स्टार्टिंग में गूगल का क्या नाम था, तो बैकरब के नाम से जाना जाता था और बाद में इसे 1997 में इसका नाम बदलकर गूगल कर दिया गया था। तो ये आप सर्च इंजन के विषय में याद रखेंगे पॉइंट्स। फिर अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। URL क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वेब एड्रेस जो किसी वेब पेज का पता बताता है। जैसे ये इसकी पहचान होती है, शुरुआत में HTTPS सिक्योर, S सिक्योर वर्जन को दर्शाता है, फिर सेमी कॉलन है, फिर स्लैश है, फिर WWW, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिस्टम जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है ये बताता है। फिर एग्जाम्पल सर्च किया होगा किसी ने, और .com उसकी कॉमर्शियल साइट मतलब वेबसाइट खुलकर आई होगी। तो जब हम कोई चीज़ सर्च, जैसे हमारा ये वेब पेज है, हम यहाँ पर जब कोई चीज़ सर्च करते हैं यहाँ पर एक एड्रेस बार बना रहता है, जिसके विषय में हमको ये पूरी डिटेल, जैसे हमने सर्च किया व्हाट अबाउट महात्मा गांधी, तो इसके विषय में कुछ पेज पूरा खुल के आएगा। यहाँ पर एड्रेस में उसका URL लिखा रहता है। अब हम URL को यदि कॉपी करके किसी को भेज दें और वो उसको क्लिक कर दे तो डायरेक्ट उसी पेज पर चला जाएगा जो ये पेज हमारा खुल रखा था, जो इस पेज का एड्रेस था। किसके माध्यम से डिनोट होता है, URL के माध्यम से, ठीक है। फिर देखेंगे HTTP और HTTPS, ये भी पढ़ा था तो देख लेंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S दिखाता है सिक्योर वर्जन को। वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच, जैसे यहाँ पर क्लाइंट बैठे हैं
मतलब क्लाइंट मतलब एज ए यूज़र, ये मेन सर्वर है जहाँ से डेटा नेट आ रहा है। तो वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन जो हो रहा है ये प्रोटोकॉल के माध्यम से हो रहा है। तो वही चीज़ है, ये इसका सुरक्षित वर्जन है वो इंडिकेट कर रहा है। HTML क्या है? HTML भी आपको बताया था, बस ये शॉर्ट में रिवीजन है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेजेस बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है। ISP क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी जो इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती हैं, जैसे कि जियो हो गया, जियो फाइबर है, एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, तो ये सब क्या है? ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम नामों को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करने वाला सिस्टम। अब पूछ लेगा निम्न में से कौन सी ऐसी चीज़ है, या पूछ ले कौन सा ऐसा सिस्टम है जो डोमेन नामों को IP एड्रेस में बदलता है, या IP एड्रेस में कौन बदलता है, तो वो डोमेन हो, ये DNS हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नामों को क्या करता है? ये IP एड्रेस में चेंज करता है, मतलब उसी की लैंग्वेज में उसको चेंज कर देता है, जो कंप्यूटिंग भाषा जिसे कह सकते हैं। उनके न्यूमेरिक कोड होते हैं, आपको बताया था IP एड्रेस। IPv4 होता है, IPv6 होता है। IPv4 32 बिट का होता है, और IPv6 जो वर्जन है वो 128 बिट्स का होता है। फिर ये VPN, ये आपको नहीं बताया, ये कंप्यूटर नेटवर्क का एक पार्ट है। उस पे जो हम लोग लैन मैन वैन पढ़ते हैं उसी पे है ये VPN। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये एक अलग से नेटवर्क इसमें हायर किया जाता है। सुरक्षित और निजी इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने वाली ये तकनीक होती है। जैसे कोई मेरी सरकारी संस्था है, हम नहीं चाहते हैं कि हम प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करें, इंटरनेट का यूज़ करें, तो VPN जब कनेक्ट कर लेते हैं, VPN से हम सिर्फ ऐसा अपना कम्युनिकेट कर पाएंगे कि हम सिर्फ अपना प्राइवेट नेटवर्क ही स्थापित कर पाएंगे, ये ग्लोबल स्तर पर नहीं होगा। तो VPN हो जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। IoT क्या है? अच्छा, IoT भी एक अलग ही टॉपिक है, अलग ही चैप्टर है, तो देख थोड़ा सा जानते हैं। फिर जब हम कंप्यूटर को आगे बढ़ाएंगे, कंप्यूटर की इस प्लेलिस्ट को, तो उसमें IoT, कंप्यूटर क्लाउडिंग और AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। IoT क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोज़मर्रा की डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्शन, जो हमारी सेंसर युक्त चीज़ें होती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, जो भी हमारी डिवाइस, जैसे कि आजकल रेफ्रिजरेटर आता है, या कुछ कारें हैं, या कुछ मशीन डिवाइस है, काफ़ी सारी ऐसे स्मार्ट होम डिवाइस होती हैं, AC हो गया, तो ये सब किस पर बेस्ड होता है? सेंसर पर बेस्ड होता है। तो वही है रोज़मर्रा की डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्शन, ये IoT के अंतर्गत आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो ये इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सर्विस प्रदान करना, कह सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डेटा स्टोर करना, या ऑनलाइन डाटा जो हमारा रहता है उसको सारा स्टोर करना, उसको हम कंप्यूटर क्लाउड कहते हैं। जैसे अच्छा, आपने एक देखा होगा कि गूगल क्लाउड में क्या है? ये हमारी चीज़ें ऑनलाइन स्टोर करता है। जैसे अब जीमेल भी हमें एक ऐसी सुविधा देने लगा है कि हमारा जैसे डेटा, जो फ़ोन का स्टोरेज है, ये फुल हो जाता है, तो हम उनका परचेज कर लेते हैं ड्राइव, जिसे हम गूगल ड्राइव बोलते हैं, और उसके माध्यम से हम अपना सारा डेटा ऑनलाइन सेव रख सकते हैं, है ना। तो यही हो जाता है कंप्यूटर क्लाउड, बड़े स्तर पर ये सारी चीज़ें सेव होने लगती हैं। AI क्या है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो इंटरनेट पर विभिन्न सेवाओं को शक्ति प्रदान करती है। AI भी एक अपना चैप्टर है, तो इसमें भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, और AI के जनक के रूप में जॉन मैकार्थी का भी नाम पूछा जाता है। जब हम AI वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें बताएंगे, जॉन मैकार्थी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा हमारा इंटरनेट। अगर आपको अब इंटरनेट समझ में आ गया हो, इंटरनेट क्या है, WWW क्या है, HTTP, HTML, वेब ब्राउज़र, वेब पेज, सर्च इंजन वगैरह वगैरह, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपने ये इंटरनेट, आपको ये टॉपिक अच्छे से और सरल शब्दों में समझ में आया हो। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब इन क्वेश्चनों को आप वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उससे आपको कितना कुछ समझ में आया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है? वेब एड्रेस के रूप में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, जब आपको बताया था कि जी अगर ये वेब पेज है और यहाँ पर एक एड्रेस बार होता है, यहाँ पर एक ID मेंशन होती है जिसको हम URL कहते हैं। URL को यदि कॉपी करके किसी और को भेज दिया जाए और वो उसी लिंक पर क्लिक कर ले, तो वो डायरेक्ट उसी पेज पर पहुँच जाता है। तो वही मतलब वेब एड्रेस, ये पूरा एड्रेस के नाम से, वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है URL को। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, URL इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? HTTP
प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए नहीं, ईमेल भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जो कि हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है फाइल डाउनलोड करने के लिए ये FTP का उपयोग किया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेटवर्क पर डेटा को संचारित करने के लिए, और बी ऑप्शन है वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच संचार के लिए। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला जो बताया था। HTTP जो होता है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर, मतलब जो मेन सर्वर होता है, यहाँ पे जो क्लाइंट रहते हैं, वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेट करता है। ये किस किस प्रोटोकॉल के माध्यम से? तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र है? कौन वेब ब्राउज़र है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो ऊपर हमने आपको बताया था। तो इसमें से वेब ब्राउज़र आपका हो जाएगा, देखिए सफारी एक क्या है? सर्च इंजन है, एप्पल द्वारा विकसित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं, अच्छा, इंटरनेट एक्सप्लोर है, और क्रोम है, गूगल क्रोम के द्वारा जो बनाया गया है। और जो डक डक गो है, जैसे बताया था, बाइडू है, यांडेक्स भी है, और कौन सा ask.com है, बिंग है, गूगल है, याहू है। ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं? सर्च इंजन में आ जाती है। और इसमें पूछा गया है वेब ब्राउज़र नहीं है, तो यही सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डक डक गो। नीचे वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन लिखे हैं आपको फिर से रिवीजन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न होता है, आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस इंटरनेट प्रकार में सबसे धीमी इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन सेवा दी जाती है और टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? टेलीफोन सबसे धीमा कनेक्शन आपको सबसे पहले जब इंटरनेट कनेक्शन पर आया था तो सबसे ऊपर था डायल अप सर्विस या डायल अप कनेक्शन, है ना, सबसे धीमा होता था। और इसमें जब हमें इंटरनेट चलाना होता तो पहले जो ISP होता था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको फ़ोन मिलाते थे, फिर जब वो उठाता था वो उसके परमिशन लेते थे, फिर वो हमको नेट देता था। इस तरीके से ये सेवा चलती थी, डायल अप सर्विस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सबसे धीमा कनेक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधित वेब पृष्ठों या पेजों के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है? वेब पेजों का कलेक्शन, वेबसाइट्स जो होती हैं, वेबसाइट्स के अंदर क्या रहते हैं? सारे वेब पेज रहते हैं। तो वेब पेजों का यदि पूछा जाए संग्रह किसे कहते हैं, तो वह वेबसाइट्स को बोलते हैं। इसलिए ये सारी आपको डिफरेंस जब ऊपर पढ़ाया था तो सारे अंतर के साथ पढ़ाया था, क्या चीज़ किसे क्यों कहते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वेबसाइट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठवां, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती हैं, वेव्स का इस्तेमाल करती हैं और कम दूरी के भीतर इंटरनेट का एक्सेस करती हैं? कम दूरी के भीतर तो वाईफाई ही चलता है 100 मीटर की रेंज पर। वाईफाई पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी, बिना तार के साथ ये जो रेडियो वेव्स के माध्यम से ये क्या हमको नेट कनेक्शन प्रदान करती है, वाईफाई। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है IPv जो 4 होता है, IP वर्जन जो 4 है, एड्रेस की लंबाई 32 बिट एड्रेस होती है और इसके न्यूमेरिक एड्रेस में 4 ब्लॉक होते हैं। ये सही है, बताया था आपको, जैसे यहाँ 128 लिखा है, फिर यहाँ 95 लिखा है, फिर 20 लिखा है या 1 लिखा है। तो ये 4 इसके ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक। और इसको अलग किसके द्वारा किया जाता है? ये डॉट के द्वारा किया जाता है। और इसकी रेंज की यदि बात की जाए तो 0 से 255 तक इसकी रेंज होती है, और इसमें 5 क्लासेस भी होती हैं, वो भी बताया था, ठीक है। तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। फिर IPv6 के बारे में कह रहा है एड्रेस की लंबाई 128 बिट एड्रेस होती है और इसके अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस में 8 फील्ड्स होते हैं। तो ये भी बताया था, इसमें 8 फील्ड्स होते हैं और ये सेपरेट होते हैं सेमी कॉलन के द्वारा, है ना, सेमी कॉलन के द्वारा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? उपरोक्त दोनों कथन सही दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है? गलत है पूछ रहा है। इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है? क्या ऐसा कुछ अभी तक इंटरनेट के विषय में पढ़ा कि जिसका स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है? ये तो है ही नहीं, तो यही गलत कर दो, मतलब यही सही हो जाएगा। पूछ रहा है संबंध में कौन सा कथन गलत है। बाकी ये तीनों चीज़ सही है, इनको एक बार रिवीजन कर लेंगे। इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP और IP का उपयोग करता है, सही है। सर्वर और क्लाइंट के बीच में TCP के माध्यम से ही ये जो कम्युनिकेशन होता है ये
सही हो जाएगा। फिर इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट आईपी एड्रेस से होती है, तो ये भी सही है। इंटरनेट में कंप्यूटर की जो पहचान होती है एक विशिष्ट आईपी एड्रेस से होती है ना, आईपी जो कि तार्किक होता है, और मैक एड्रेस बताया था वो उसका भौतिक एड्रेस होता है, डिवाइस का पता रहता है। फिर ये वाला वैसे सही है, मतलब गलत पूछ रहा था, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अब डी कह रहा है इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी वैश्विक प्रणाली है, तो ये भी सही हो जाएगा। इंटरनेट ऑल ओवर डब्ल्यू से जुड़ा रहता है वैश्विक स्तर पर, है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोर में F11 जो फंक्शन कीज होती हैं, F11 का उपयोग 12 फंक्शन कीज होती हैं, पूछ रहा है F11 का उपयोग किया जाता है इंटरनेट एक्सप्लोर में। F11 का उपयोग किस लिए किया जाता है? टॉगल फुल स्क्रीन के लिए। यदि आप पीसी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और आपने इंटरनेट या क्रोम खोला हुआ है और आप उसमें F11 दबाते हैं, तो वो जो आपका पूरा पेज है, जो साइड में ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, नीचे आइकन बने रहते हैं, तो ये सब हट कर वो फुल स्क्रीन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, टॉगल फुल स्क्रीन के लिए। नेक्स्ट ये और थोड़ा देख लेंगे कि इसमें और जो शॉर्ट कीज़ लिखी हुई हैं इंटरनेट के, जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो पेज को बुकमार्क मतलब उसको सेव करने के लिए, बुकमार्क करने के लिए कंट्रोल डी का यूज करते हैं, और ये वाला काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है। बुकमार्क मतलब सेव कर लेते हैं बाद के लिए, कंट्रोल प्लस डी। नया टैब खोलने के लिए ओपन अ न्यू टैब, तो कंट्रोल टी दबाते हैं। व्यू डाउनलोड पेज, जो हम पेज डाउनलोड किए रहते हैं और उसको शॉर्ट में अगर आपको वैसे ही देखना है माउस से, तो आप यहाँ पर एक डाउनलोड का ऐसे एरो बना रहता है, उस पर क्लिक करते हैं। यदि आप शॉर्ट कीज से जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जे से वो सारी डाउनलोड्स फाइल दिख जाती हैं। फिर है रिलोड करंट पेज, जैसे नेट नहीं चलता है, हम उसको रिफ्रेश करना होता है, तो F5 से रिफ्रेश हो जाता है। व्यू द हिस्ट्री पेज, अगर हमें उस क्रोम की पूरी मतलब उस पेज जो क्रोम हम चला रहे हैं उसकी पूरी हिस्ट्री देखनी है नेट पर, तो ये कंट्रोल एच से जितनी भी चीज़ हम पहले सर्च कर चुके हैं तो वो दिख जाता है कंट्रोल एच से। व्यू द हिस्ट्री पेज। क्लोज करंट विंडो, अगर हम उस समय जो टैब खोले हुए हैं उसको क्लोज करना चाह रहे हैं डायरेक्ट बिना कट किए, तो ऑल्ट F4 से वो विंडो क्लोज हो जाती है। तो क्लोज करंट विंडो जो हम नेट वाली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट कीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। आपको बताया था बुकमार्क किसे किया जाता है, कंट्रोल प्लस डी से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है GPRS का पूरा नाम क्या है? ये आपको नहीं बताया है लेकिन याद होना चाहिए। GPRS का पूरा नाम होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। GPRS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है एक देखिए एक एड्रेस लिखा हुआ है IP एड्रेस, ये पूछ रहा है एड्रेस श्रेणी क्या होगी, मतलब इसकी क्लास पूछ रहा है। तो इसकी क्लास ये बताया था, एक तो 0 से 255 के बीच होती ही है, और इसमें पूछ रहा है उस पर कौन सी क्लास है, तो ये हो जाएगी क्लास बी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लास बी। आप इस माध्यम से इमेज पर देख सकते हैं किससे किसके बीच में आ रहा है, जैसे 0 से 127, फिर 128 से 233, इस तरह 198, इस तरह आप देख सकते हैं, इसको क्लास बी है ये। अगला क्वेश्चन निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिक वेब ब्राउजर विकसित किया गया? एप्पल द्वारा क्या विकसित किया गया? सफारी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सफारी, ठीक है, एप्पल द्वारा विकसित किया गया था। क्रोम गूगल द्वारा, एज्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इंटरनेट के जनक के रूप में विंटन सर्फ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विंटन सर्फ। और भी देखिए दिए गए हैं गूगल, सरगई ब्रिन और लैरी पेज गूगल के आविष्कारक है। टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक है। विंटन सर्फ इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। ईमेल एक अलग चैप्टर है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ईमेल के जनक याद रखेंगे, रे टॉमलिंसन को जाना जाता है, और AI के जनक के रूप में जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTPS में S का क्या अर्थ है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये सिक्योरिटी के साथ जब काम करता है तो S इसमें सिक्योर वर्जन को दिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, इंटरनेट से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप इंटरनेट से सूचनाएं सारी प्राप्त करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग। डाउनलोड करते हैं ना किसी सूचना को, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 7वां और लास्ट क्वेश्चन है ये। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा बनाए गए नेटवर्क का क्या नाम था? अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा बनाए गए पहले नेटवर्क का क्या नाम था? इंट्रानेट, आर्पानेट या ईथरनेट या एक्स्ट्रानेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्पानेट। आर्पानेट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, आर्पानेट 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था, पहला नेटवर्क था ये। लास्ट क्वेश्चन ये एक आपके लिए टेस्ट है कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? सर्गेई ब्रिन, टिम बर्नर्स-ली, लैरी पेज या जॉन मैकार्थी को? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट आपके साथ अगले वीडियो में। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आपके साथ अगले वीडियो में।